Wali Nasr, most famous Islamic thinker, says whoever controls the narrative of Islam controls the pulse of the Muslim world. जो भी इस्लाम की व्याख्या और दिशा तय करता है वही मुस्लिम दुनिया की नब्ज पर नियंत्रण रखता है। ईरान इसी नैरेटिव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, खास तौर पर अपनी शिया आइडियोलॉजी के माध्यम से। यही फर्क है अमेरिका और ईरान में। अमेरिका जहां दुनिया की नब्ज पर कंट्रोल करना चाहता है, वहीं ईरान की कोशिश मुस्लिम वर्ल्ड की नब्ज पर कंट्रोल करने की है। इस्लामिक दुनिया का हीरो बनने की सनक ने ईरान को बर्बाद कर दिया, लगभग बर्बाद कर दिया। जरा सोचिए, जिसका दुश्मन अमेरिका हो, इजराइल हो, यूरोप हो, वहां का प्रशासन, वहां की संसद, वहां की पुलिस इस रस्साकसी में जुटी हुई थी कि कैसे महिलाओं को बुर्के में ढककर रखा जाए। रस्साकसी चल रही थी इसी बात के लिए। ऐसे देश का भविष्य भला क्या हो सकता है जिसका दुश्मन अमेरिका और इजराइल जैसा हो। जिस इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, वहां की औरतों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। इजरायली महिलाओं की कदकाठी ऐसी होती है कि औरत तो क्या, आदमी भी उन पर आसानी से काबू नहीं पा सकता। वहीं ईरान में औरतों पर चाबुक चलते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं उनका मुंह खुला ना रह जाए, बुर्के से ठीक तरह से ढका ना रह जाए, तो उन पर चाबुक चल जाते हैं। जिस लड़ाई से 56 मुस्लिम देशों ने अपनी दूरी बना रखी थी, उस लड़ाई को ईरान ने इनवाइट किया, यह जानते हुए भी कि शुरुआत हमास की तरफ से की गई थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें 1100 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें औरतें भी थीं और बच्चे भी थे। इजराइल ने इसके जवाब में जब गाजा पर हमला शुरू किया तो ईरान ने सपोर्ट किया हमास को। यह भी आरोप है ईरान पर कि उसने हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान का संगठन है, हूती जो कि यमन का संगठन है, जो कि हमास के साथ थे, उनको भी फंडिंग और हथियार देता रहा ईरान, ताकि वो इजराइल पर हमला जारी रखें और इजराइल अपनी लड़ाई हार जाए। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार 1979 के बाद पहली बार अपनी धरती से सीधे इजराइल पर हमला किया। ईरान से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए गए 300 से ज्यादा। ईरान ने यह जोखिम तब उठाया जब वह आधुनिक इतिहास के दौर में सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। $20 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सिर्फ $20 बिलियन। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $700 बिलियन अप्रॉक्स। उसकी करेंसी रियल, IRR, वीकेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है। भारत का 1 रुपया बराबर 500 IRR। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 50% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। फूड प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, 70% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि वहां का मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ईरान में सिर्फ एक चीज की कम नहीं हुई है, सिर्फ एक सनक कम नहीं हुई है। वह सनक है मिडिल ईस्ट, या यूं कहें कि पूरी इस्लामिक दुनिया का हीरो बनने की सनक। और वह भी तब जब वह खुद शिया बाहुल्य देश है। वह कुछ भी कर ले, सुन्नी प्रभाव वाले देश कभी उसको अपना रोल मॉडल नहीं बनाएंगे। और इन सब बातों पर एक बात जिसने इजराइल को मौका दिया ईरान पर अटैक करने का, वह यह है उनके बयान के तहत, इजरायली वायुसेना के बयान के तहत, वह वजह यह है कि इजराइल ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के करीब पहुंच चुका है और इसलिए इजराइल अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपनी प्री इमिटिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन, प्री इमिटिव स्ट्राइक पॉलिसी के तहत, पहले हमला करने की नीति के तहत 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम से इजराइल ने ईरान के मिसाइल डिलीवरी सिस्टम, डिफेंस ऑफिसर्स के घर, एयर डिफेंस सिस्टम, बड़े बड़े साइंटिस्ट के घर और वेपन्स फैक्ट्री, इसके अलावा परमाणु केंद्र, न्यूक्लियर सेंटर नतांज पर भी हमले किए। और इस हमले में IRGC कमांडर हुसैन सलामी, जनरल मोहम्मद बघेरी भी हताहत हुए हैं। यह एक डिक्लेयर्ड वार नहीं है, मतलब कंप्लीट वार नहीं है, ऐसा इजराइल का कहना है। उसका कहना है यह टारगेटेड अटैक है। लेकिन यकीन मानिए, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को हटाने तक यह जंग जारी रहेगी। लगता तो यही है।